हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड राज्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में। अगर आप उत्तराखंड के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इनमें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना है। साथ ही दोस्तों, उत्तराखंड के जो भी प्रतीक चिन्ह हैं उन सबको मैंने कंपाइल करके शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस लेक्चर में उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। इसमें जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है उसके बारे में। उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है इसका आकार है समचतुर्भुज। यह है उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। दोस्तों, उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है इसमें 3 पर्वत चोटियां बनी हुई है और जो बीच वाली चोटी है वो लाल रंग में है। ठीक है, तो लाल रंग में बीच वाली चोटी को लाल रंग में दिखाया गया है और बाकी की जो पर्वत चोटी है वो सफेद रंग में दिखाया गया है। बीच वाली चोटी पर लाल रंग में अशोक की लाट उपस्थित है। ठीक है, तो बीच वाली जो चोटी है उसमें लाल रंग में अशोक की लाट उपस्थित है। उसके बाद है दोस्तों अगला पॉइंट, अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते का जो नारा लिखा गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो उसे लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों अगला पॉइंट, इसमें 4 जल धाराओं को दिखाया गया है जिसमें गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी को दिखाया गया है। ठीक है, जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है इसमें 4 लहरों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो उसमें से जो 4 लहरें हैं उसमें गंगा नदी है, एक दूसरा यमुना है, तीसरी रामगंगा है और चौथी काली नदी को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। चिन्ह में जो लाल रंग है वो शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें जो लाल रंग का जो चिन्ह में जो लाल रंग दिखाया गया है उसका अर्थ है राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए थे उनके रक्त का ये प्रतीक है। और सफेद रंग जो है चिन्ह में वो शांति का प्रतीक है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। उसके बाद आते हैं हम उत्तराखंड का राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत जो है देवभूमि सत सत वंदन अभिनंदन है। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? देवभूमि सत सत वंदन अभिनंदन है। इसको अपनाया गया था 6 फरवरी 2016 को। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड का राज्य गीत कब अपनाया गया था? तो 6 फरवरी 2016 को ये अपनाया गया था। उत्तराखंड का राज्य गीत जो है इसको लिखा था हेमंत बिष्ट ने। किसने लिखा था? हेमंत बिष्ट ने। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है उत्तराखंड का राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया है? हेमंत बिष्ट द्वारा। और उसके बाद है राज्य गीत की जो अवधि है वो कितने मिनट की है? जो राज्य गीत है वो 9 मिनट का है। ठीक है, तो 9 मिनट की इसकी अवधि है। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह बटोही जो थे इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद है गीत में आवाज। जो राज्य गीत है इसमें आवाज दी है नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला ने। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा उत्तराखंड का राज्य गीत। इसके बाद है दोस्तों अगला उत्तराखंड का राज्य पशु। तो राज्य पशु हमें पता है उत्तराखंड का है कस्तूरी मृग। इसके बारे में हम देख लेते हैं। कस्तूरी मृग का अन्य नाम है हिमालयन मस्क डियर। ठीक है, तो हिमालयन मस्क डियर से भी इसको जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक नेम आपको साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मास्कस काइसोगास्टर। उसके बाद है इसकी ऊंचाई। ये किस क्षेत्र में या किस ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं? तो ये 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से फैक्ट बेस। उसके बाद है दोस्तों राज्य में इसकी कुल 4 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो कुल प्रजाति कस्तूरी मृग की कितनी पाई जाती है राज्य में? कुल 4 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग जो है ये अंगुलोटा कुल का है और मॉसिडे फैमिली का ये सदस्य है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके प्रमुख स्थान जहां ये पाए जाते हैं। तो कस्तूरी मृग मुख्य रूप से केदारनाथ, फूलू की घाटी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो केदारनाथ में पाए जाते हैं, फूलू की घाटी में और पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद अगला देख लेते हैं दोस्तों कस्तूरी मृग की विशेषताएं। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, रंग भूरा, काला और पीले इसमें धब्बे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो रंग होता है वो भूरा होता है और काले पीले इस पर धब्बे होते हैं। इसके सींग नहीं होते हैं दोस्तों। अपना निवास स्थान ये नहीं छोड़ते हैं। इसका जो रंग होता है वो भूरा, काले पीले इसमें धब्बे होते हैं। इसके सींग नहीं होते हैं। अपने निवास स्थान को ये नहीं छोड़ते हैं और इन्हें जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो औसत आयु है वो है 20 वर्ष। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों कस्तूरी मृग की जो गर्भधारण अवधि होती है वो होती है 6 माह की। तो 6 माह में ये बच्चे पैदा कर देते हैं। उसके बाद है मुख्य इनका भोजन है वो है केदारपाती। इनका जो मुख्य भोजन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। कस्तूरी मृग का प्रिय आहार क्या है? तो वो है केदारपाती। उसके बाद अगला है दोस्तों कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। तो जो कस्तूरी मृग से कस्तूरी प्राप्त की जाती है वो केवल नर मृग से पाई जाती है। उसके बाद अगला है दोस्तों एक मृग से कस्तूरी 3 वर्ष में केवल 30 से 45 ग्राम प्राप्त होती है। एक जो कस्तूरी मृग होता है इससे 3 वर्ष के अंतराल में केवल 30 से 45 ग्राम ही इससे कस्तूरी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि एक कस्तूरी से एक बार में कितनी ग्राम या कितनी मात्रा में कस्तूरी प्राप्त की जाती है? 30 से 45 ग्राम कस्तूरी एक बार में प्राप्त की जाती है।
अगला है इसमें दोस्तों कस्तूरी से प्राप्त जो केमिकल होता है उसका नाम क्या है। तो कस्तूरी से प्राप्त केमिकल का नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकोनॉल है। ठीक है, तो किस नाम से इसको जाना जाता है, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकोनॉल इसका जो है केमिकल नेम इसमें पाया जाता है कस्तूरी में। उसके बाद है कस्तूरी का उपयोग। इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग किया जाता है दमा, मिर्गी और हृदय रोग में। अब बात करते हैं दोस्तों कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कुछ केंद्र बनाए गए हैं उनके बारे में। इसमें सबसे पहले है केदारनाथ वन्य जीव विहार में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी 1972 में। ठीक है, 1972 में की गई थी, इसको करेक्ट कर लेना। 1972 में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंदर। उसके बाद अगला है महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में बागेश्वर में। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है इसमें दोस्तों अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में पिथौरागढ़ में हुई थी। अगला है इसमें दोस्तों कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। उसके बाद अगला है दोस्तों राज्य में 2005 की गणना के अनुसार कुल कस्तूरी मृग की संख्या 279 थे। तो कुल राज्य में 279 कस्तूरी मृग थे 2005 में जो गणना की गई थी उसके अनुसार। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के राज्य पुष्प के बारे में, जो कि है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल जो है उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया एब्वेलेटा। इसकी जो कुल है ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। उसके बाद अगला है इसका अन्य प्रजाति, इसकी फैन कमल और कस्तूरा कमल इसकी अन्य प्रजाति है। स्थानीय भाषा में इसको कौल पद्म कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में इसको सौगंधित पुष्प कहा गया है। नेपाल में इसे टोप गोला भी कहा जाता है, हिमाचल में इसे दूधाफल कहा जाता है और कश्मीर में इसको गलगल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इसके अन्य नाम है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रह्मकमल की विश्व में कुल 210 प्रजातियां पाई जाती है। तो विश्व में पूरी 210 इसकी प्रजातियां पाई जाती है ब्रह्मकमल की, लेकिन उत्तराखंड राज्य में केवल 24 प्रजातियां इसकी पाई जाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियां पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों ब्रह्मकमल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों ब्रह्मकमल फूलू की घाटी, केदारनाथ, पिंडर, हिमनद आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फूलू की घाटी में और केदारनाथ में और पिंडर, हिमनद में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों ब्रह्मकमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है। तो ब्रह्मकमल मां नंदा को चढ़ाया जाता है, उनका प्रिय पुष्प है। इसे हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। तो ब्रह्मकमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। अब देख लेते हैं इसकी कुछ विशेषता दोस्तों। ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है और फूल, इसका जो फूल खिलने का समय है वो है जुलाई से सितंबर, और एक वर्ष में केवल एक फूल इसका खिलता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रह्मकमल का एक वर्ष में केवल एक फूल खिलता है और जुलाई से सितंबर में ये खिलता है, और इसका जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। अगला है दोस्तों इसमें ब्रह्मकमल केवल अर्धरात्रि में ही खिलता है। तो ब्रह्मकमल का जो फूल होता है वो अर्धरात्रि में खिलता है। उसके बाद इसके उपयोग की बात करें तो इसका यूज जो होता है इसकी जड़ों को पीसकर हड्डी के उपचार में इसको प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों राज्य वृक्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्य वृक्ष हमारा जो है वो है बुरास। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरास है। इसके बारे में देख लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। जो बुरास है उसका साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, इसका साइंटिफिक नेम है, और ये एरिकेसी कुल का पौधा है। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प और नागालैंड का राज्य पुष्प भी बुरास ही है। ठीक है, तो जो नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है वो बुरास है और नागालैंड का जो राज्य पुष्प है वो भी बुरास ही है। उसके बाद इसकी विशेषता देख लेते हैं। बुरास का फूल चटक लाल रंग का होता है, लेकिन 11,000 फीट की ऊंचाई पर से ये सफ़ेद रंग के बुरास वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो 11,000 फीट की ऊंचाई के बाद ये सफ़ेद रंग के बुरास वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। 11,000 फीट की ऊंचाई के बाद सफ़ेद रंग के बुरास पाए जाते हैं। पुष्प खिलने का समय, बुरास के पुष्पों का खिलने का समय है फरवरी से अप्रैल के बीच में ये खिलते हैं। उसके बाद है इसमें जो मुख्य केमिकल होता है, यानी कि प्रमुख जो इसका रसायन है वो इसमें मिथेनॉल पाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों अगला, बुरास को संरक्षित घोषित किया गया था 1974 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुरास वृक्ष को संरक्षित कब घोषित किया गया था? 1974 में। उसके बाद अगला हम पढ़ लेते हैं दोस्तों राज्य पक्षी मोनाल के बारे में। मोनाल हमारा राज्य पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नेम जो है वो है लोफोफोरस इम्पिजिनस, और ये फैमिली है फिजेंट फैमिली का ये पक्षी है। वैज्ञानिक नेम मोनाल का है लोफोफोरस इम्पिजिनस। इसके बाद है अन्य, इसका नाम जो है वो है हिमालयन मयूर के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे मन्याल या मुनाल कहते हैं। मोनाल की अन्य प्रजातियां हैं इपेलस, स्क्लेटरी, ल्यूरी और ल्यूकोफोरंस, इसकी जो है अन्य प्रजातियां कुछ पाई जाती हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि इपेलस, स्केलेटरी, ल्यूरी या ल्यूकोफोरंस किसकी अन्य प्रजातियां हैं? तो ये सब मोनाल की ही अन्य प्रजातियां हैं। कश्मीर में इसे सुनाल, हिमाचल में नीले गुरु और सिक्किम में इसे चामदोंग कहते हैं। तो ये भी अन्य नाम है मोनाल के अलग अलग क्षेत्रों में। अगला है दोस्तों इसमें मोनाल की विशेषता। मोनाल मादा पक्षी होता है जबकि नर पक्षी को डफिया कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मोनाल होता है वो मुख्य रूप से मादा पक्षी होता है और इसी का जो नर पक्षी होता है उसको डफिया कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो डफिया जो होता है ये एक प्रकार से मोनाल जो होता है उसका नर पक्षी होता है, मादा होता है, उसी को मोनाल कहा जाता है। उसके बाद है मोनाल घोंसला नहीं बनाता है, ये किसी चट्टान या पेड़ की छेद पर अंडे देते हैं। तो ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि मोनाल जो होता है वो अपना घोंसला नहीं बनाता है।
नर मोनाल के सर पर कलगी होती है। जैसे मोर के सर पर कलगी होती है उसी प्रकार नर जो मोनाल होता है उसके सर पर भी कलगी होती है। जो इस प्रकार आप इसमें देख रहे हो डायग्राम में, इसके सर पर कलगी होती है। मोनाल वर्ष में 2 बार प्रजनन करते हैं। प्रमुख आहार आलू है, ये आलू की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मोनाल का जो प्रमुख आहार होता है वो होता है आलू, और ये आलू की फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सबसे ज्यादा मोनाल जो है वो केदार घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक मोनाल कहाँ पाए जाते हैं? केदार घाटी में। इन्हें 1972 में संरक्षित घोषित किया गया था। तो मोनाल को 1972 में संरक्षित घोषित किया गया था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है 2008 में इनकी कुल संख्या राज्य में 919 थी। ठीक है, तो 2008 में जब इनकी गणना की गई थी तो मोनालों की उस समय राज्य में संख्या थी 919। उसके बाद अगला है दोस्तों उत्तराखंड का राज्य तितली। उत्तराखंड का राज्य तितली है कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड का राज्य तितली घोषित किया गया है। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक, जिसको कि लॉग मोर भी कहा जाता है, इसको राज्य का तितली घोषित किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 7 नवंबर 2016 को इसको राज्य तितली घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नेम है जो वो है पेपिलियो बाइनर। तो कॉमन पिकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? पेपिलियो बाइनर इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद अगला है 1996 में लिम्का बुक रिकॉर्ड में से देश की सबसे सुंदर तितली का खिताब भी दिया गया है। तो कॉमन पिकॉक को 1996 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में से देश का सबसे सुंदर तितली का खिताब मिला हुआ है। अगला है इसमें इनका जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है। ये तिमरू के पेड़ पर अंडे देती है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तिमरू के पेड़ पर ये अपने अंडे देती है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में एक बटरफ्लाई पार्क खोला गया है। ठीक है, अगला इसमें दोस्तों राज्य का जो वाद्य यंत्र है, उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है ढोल। ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। ढोल को 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। तो इसको कब घोषित किया गया था? 2015 में इसको राज्य का जो वाद्य यंत्र है वो घोषित किया गया था। और किस कमेटी की सिफारिश पर इसको वाद्य यंत्र घोषित किया गया था ढोल को? तो वो थी भंडारी कमेटी। उसके बाद अगला इसमें है ढोल से बजाई जाने वाली प्रमुख तालें हैं रहमानी, नौबत, नियति और बढ़े। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। रहमानी, नौबत, नियति, बढ़े क्या है? तो ये ढोल की एक प्रकार की ताल है। ठीक है, नौबत ताल औजी जनजाति के लोगों द्वारा बजाई जाती है। जो ढोल की नौबत ताल होती है वो औजी जनजातियों द्वारा बजाई जाती है। बड़े ताल मांगलिक कार्य के लिए बजाया जाता है। तो ये भी एग्जाम में कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नौबत ताल जो होती है वो औजी जनजाति द्वारा बजाई जाती है, और इसमें जो बढ़े ताल है ढोल की वो मांगलिक कार्यों के पर बजाया जाता है। आईने अकबरी में ढोल का उल्लेख मिलता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें से किस वाद्य यंत्र का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है? तो ढोल का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। अगला इसमें राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। तो ढोल सागर के जो ज्ञाता हैं वो कौन है? उत्तम दास जी ढोल सागर के ज्ञाता हैं। उसके बाद अगला कुछ देख लेते हैं, इसमें उत्तराखंड के कुछ अन्य प्रतीक देख लेते हैं। जैसे कि उत्तराखंड का राज्य खेल, तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल, और इसको 2011 में घोषित किया गया था। राज्य भाषा उत्तराखंड की हिंदी है, और इसकी जो द्वितीय राजभाषा है उत्तराखंड की वो है संस्कृत, और इसको 2010 में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य खेल है फुटबॉल, राज्य भाषा है हिंदी, और द्वितीय राजभाषा संस्कृत को घोषित किया गया था 2010 में। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा दोस्तों उत्तराखंड राज्य के जो प्रतीक चिन्ह थे उन सब के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उन सबको हमने इसमें डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।